तो शिखर मणि है, श्रेयांश है, मानसी, मेरी आवाज आ रही मानसी? मानसी मेरी आवाज आ रही? रश्मि? यस सर, आ रही है आवाज आपकी। चलिए खैर, तो जो हम लोग इस सेमेस्टर में डिस्कशन करेंगे, कोर्स का नाम आपको मालूम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है कोर्स का नाम, और इसका कोड EIC 205 है शायद। और सिलेबस है आप लोगों के पास? शिखर, सिलेबस है आपके पास? यस सर। सभी के पास सिलेबस है? यस सर। श्रेयांश? ठीक है, तो सिलेबस जो है फुल यूनिट है, मतलब ये 40 लेक्चर्स का सिलेबस है ये। ललित, आवाज आ रही मेरी? ललित, मेरी आवाज आ रही? यस सर। तो पहले देख लेते हैं हम लोग कि सिलेबस में जो है क्या क्या चीजें हम लोग को डिस्कस करनी है। तो आपकी स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ सिलेबस। दिख रहा है सिलेबस? यस सर। जी, ये आ गया आपका EIC 205 कोड है। और जो टोटल यूनिट्स हैं वो है 5 यूनिट का कोर्स है ये, फुल कोर्स है। और इसकी जो पहली यूनिट है देखिएगा, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस करनी है हम लोगों को। और इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने के लिए हमारे को टूल की जरूरत है, और वो टूल है यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर अलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ी है मैथमेटिक्स में या किसी और सब्जेक्ट में कि नहीं पढ़ी है? यस सर। पढ़िए सर। अच्छा, तो वेक्टर अलजेब्रा एक
मतलब हम लोग यहाँ पर टूल यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक या जितना भी यहाँ पर सिलेबस है सबको समझने के लिए। और उसमें वेक्टर एनालिसिस में वेक्टर अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड वेक्टर कैलकुलस। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आप लोग मैथमेटिक्स में जो है डिस्कस कर चुके होंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आप लोग मैथमेटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। पढ़ा है आप लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम की नहीं? 3 तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल, कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं हम लोग। कब सुना है आपने इसके पहले? सुना ही है सर, बस पढ़ा नहीं है। नहीं पढ़ा सर। मतलब नहीं, सिलेबस में था कि नहीं था? किसी वेक्टर सिलेबस में था एनालिसिस कि था, नहीं था? 12th में था वेक्टर एनालिसिस में, अच्छा, लेकिन ये नहीं था। वेक्टर एनालिसिस कोऑर्डिनेट था नहीं केवल। था? नहीं, सिलिंड्रिकल और ये सब कुछ नहीं अच्छा था। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, नहीं था तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम लोगों को डिस्कस करनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, और ये सारा का सारा जो पार्ट है, मतलब इसका जो बेसिक है, ये बेसिक आप 10+2 में फिजिक्स के अंदर शुरुआती चैप्टर है 12th क्लास का, इसमें आप लोगों ने सब पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही है, इनको उनको समझने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि टूल हम लोग यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस यूज कर रहे हैं। तो वेक्टर यूज करके और कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके हमें उनको समझना है। बेसिक वही है, दो इसका रिप्रेजेंटेशन जो है फॉर्मूले का और वो सब चीजें थोड़ा सा चेंज होंगी। इसके बाद जितना भी ऊपर वाला पार्ट है पहली यूनिट का, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मटेरियल स्पेस हो गया, ये भी यहाँ पर कंडक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट, पोलराइजेशन। तो यहाँ पोलराइजेशन तक जो है ये 10+2 के अंदर इसका सारा बेसिक आपको मिल जाएगा। 10+2 की बुक जो भी है, एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे खास तौर से, तो सारी चीजें आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएंगी। जो डिफरेंस शुरू होगा वो कंटिन्यूटी इक्वेशन से शुरू होगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन, रिलैक्सेशन, टाइम बाउंड्री कंडीशन, ये कुछ चीजें जो हैं वो नई हैं। और इसके बाद ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स जो हैं, ये पूरा पार्ट, ये नया पार्ट होगा जो कि इंजीनियरिंग लेवल पे हमको डिस्कस करना है। तो जो बेसिक है 10+2 के अंदर जो हम लोगों ने स्टडी किया है, वो चीजें जो है हमें क्लियर होनी चाहिए, सो दैट कि हम इसके एडवांस वर्जन को समझ सकें। ठीक है, तो पहला काम आप लोग कोशिश करिएगा कि अगर आपके पास बुक है फिजिक्स की, और नहीं है तो आप लोग कैसे भी अरेंज कर लीजिए, और उसके जो खास तौर से 12th की बुक, फिजिक्स 12th क्लास 12th के लिए वो अरेंज कर लीजिएगा। और जो शुरुआत वाला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इससे एक गो थ्रू हो जाइएगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया और क्लियर हो जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते रहेंगे तो आप चीजें थोड़ी पकड़ पाएंगे। जो सेकेंड यूनिट है वो पूरी मैग्नेटोस्टैटिक है। इस मैग्नेटोस्टैटिक के अंदर ये बायो सेवर्ट, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये सारी चीजें जो हैं, मैग्नेटिक टॉर्क, डाइपोल और मैग्नेटाइजेशन इन मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, ये सारी चीजें 10+2 का ही बेसिक है। इसमें बीच में कुछ एक चीजें ही जो हैं वो जैसे बाउंड्री कंडीशन, यहाँ पर भी हमें डिस्कशन करनी है, तो ये नया पार्ट है। बाकी लगभग सारी चीजें जो हैं, जैसे यहाँ पर एक नया पार्ट है मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, इसका डिस्कशन हम लोगों ने 10+2 में, ये कॉन्सेप्ट नहीं था। बाकी लगभग जो है वो 10+2 का फिजिक्स का ही यहाँ पर भी पार्ट है। वहां पर आपने तीन चैप्टर में, 4 चैप्टर में पढ़ा होगा, वही सारी चीजें हमें यहाँ पर भी पढ़नी है। तो पढ़ेंगे हम लोग सब कुछ, शुरू से ही देखेंगे, लेकिन एक रेफरेंस आपको हम बता दे रहे हैं कि वो सारी चीजें जो हैं वो आपको 10+2 की बुक से मिल जाएंगी। तो आप लोग को जो है एक बुक जो भी हम बताएंगे यहाँ पर, हम लोग अभी डिसाइड कर लेंगे। वो बुक के अलावा आप जो है पहले कोशिश करिएगा कि 10+2 का जो बुक है उससे पढ़ लें, और उस वहां से समझने के बाद फिर उसी चीज को हम अपने सिलेबस में जो मेंशन बुक है उनसे पढ़ लेंगे, तो हमें चीजें और बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। इसी तरीके से जो चैप्टर यूनिट नंबर 3 है,
यूनिट नंबर 3 मैक्सवेल इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये बेसिक इसका था खाली कि 4 मैक्सवेल इक्वेशन 10+2 में थी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या मतलब है, उसका जो बेसिक क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, खाली उतना ही था। यहाँ पर उसका एडवांस वर्जन है, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्ड स्टडी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैक्सवेल इक्वेशन की। ये डिटेल्ड स्टडी है, तो यहाँ पर आपको ये लगभग पूरा का पूरा चैप्टर एडवांस मिलेगा आपको। और इसके बाद जो चौथी यूनिट और पांचवी यूनिट है, ये दोनों ही यूनिट हमारे को नई है। आप बोल सकते हैं जो भी यूपर का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे उसका यहाँ पर ये एप्लीकेशन है ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड में। तो ये 2 यूनिट एकदम एडवांस है, एकदम नई है। लेकिन ऊपर का जो लगभग लगभग 2.5 यूनिट है, 2.5, ऊपर की 2 यूनिट तो पूरी, और तीसरी यूनिट का बेसिक जो है वो हम लोग 10+2 वाली बुक से पहले डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक लिखी हुई है उसमें जो नंबर 1 टेक्स्ट बुक लिखी हुई है मैथ्यू एनो साडिकू, इसको हम लोग रेफरेंस लेंगे। ठीक है, तो ये साडिकू जो है ये हम लोग रेफर करेंगे, कोशिश रहेगी पूरी की पूरी की इसी को हम रेफर करें। अगर कोई भी चीज इसमें अगर कम अच्छी है तो उसको हम किसी दूसरी बुक से रेफर करेंगे, और टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो पहले जो है हम आपको जो शुरुआती पार्ट है वो आपको अभी हम देते हैं। 2 मिनट जरा वेट कर लीजिएगा। आप लोगों के पास टाइम टेबल है सबके पास? नो सर, नहीं है? टाइम टेबल मेरे को कहाँ भेजा गया अभी तक? सर अभी टाइम टेबल इशू ही नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो फिलहाल जो टाइम टेबल मेरे पास है अभी मैं आपको सेंड कर दूंगा। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सेंड किया है, एमएससी टाइम टेबल करके है। मिल रहा है सबको, दिख रहा है? मिला सबको?
मिल गया सर। देखिए मैंने व्हाट्सएप पे आपको स्लैब जो चैप्टर नंबर 1 है अपने ईएमटी कोर्स का, वो भी मैंने सेंड किया है। इसमें मेल पे नहीं आ पा रहा है, तो देखिए आप रिसीव कर पा रहे हैं? सभी लोग को रिसीव हुआ? देख लीजिए एक बार, व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लीजिए। ललित, जी सर। व्हाट्सएप पे मिला आपको चैप्टर नंबर 1 का यस सर, मिल कंटेंट? गया। मिल गया आप लोगों को, सभी लोगों को? यस। मानसी, मुस्कान, मुस्कान, मेरी आवाज आ रही है आपको? मानसी, मेरी आवाज आ रही? रिप्लाई करिए प्लीज, आवाज आ रही कि नहीं? श्रेयांश, मेरी आवाज आ रही? आ रही है सर। बाकियों को नहीं आ रही क्या? मानसी, मुस्कान? आ रही है यस सर, आ सर, रही आ है। रही है। आ रही है सर, आ रही है सर। अच्छा देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने जो आपको कंटेंट भेजा है उसमें पेज नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 करके लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए जरा इसको, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। देख रहे हैं सब लोग? श्रेयांश, ललित, मिल गया चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 5? मिल गया सर। तो इसमें देखिएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहली बात तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कितना टाइप का आपने स्टडी किया है? तो आप लोगों ने जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस किया है वो है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम का मतलब है इसमें आपने वेरिएबल जो है एक्स वाई और जेड, ये 3 वेरिएबल एज्यूम किए हैं। किसी भी पॉइंट की पोजीशन अगर स्पेस में आपको बतानी है तो आप कार्टेशियन सिस्टम यूज करके उस पॉइंट की पोजीशन को, स्पेस में कहाँ पर वो पॉइंट है उसकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं। तो उसमें हम लोग जो वेरिएबल यूज करते हैं वो है एक्स वाई और जेड। यहाँ पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, 3 एक्सेस होती हैं, और वो 3 एक्सेस आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पर
पोजीशनड होती हैं, एक दूसरे से वो 90 डिग्री पर पोजीशनड होती हैं। इसीलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग ऑर्थोगोनल सिस्टम बोलते हैं। ऑर्थोगोनल सिस्टम का मतलब है वो सिस्टम जिसके एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती हैं, ऐसे सिस्टम को हम लोग ऑर्थोगोनल सिस्टम बोलते हैं। तो अगर हम कार्टेशियन सिस्टम यूज कर रहे हैं एक्स वाई जेड वेरिएबल, सपोज हमने कोई पोजीशन ली है 1,2,1, तो पोजीशन को हम ऐसे डिस्प्ले करेंगे 1,2,1 ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर हम 3 वैल्यू लिखेंगे और कॉमा करके लिखेंगे 1,2,1। तो 1 का मतलब हो गया, पहले वाले 1 का मतलब हो जाएगा कि हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, दूसरे वाला कोऑर्डिनेट जो है वो वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा, दूसरी वाली वैल्यू, और तीसरी वाली वैल्यू वो रिप्रेजेंट करेगी आपकी जेड में कितनी वैल्यू है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की वैल्यू कितनी है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला वाला 1 एक्स एक्सिस की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, फिर इसके बाद 2 वाई एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर जो 1 है सेकंड 1 वो जेड एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और ये कार्टेशियन सिस्टम है। इससे अलग जो हम लोगों को सिस्टम और डिस्कस करने हैं वो है आपका सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो नोट्स हमने आपको भेजे हैं उसमें देखिएगा, जो नेक्स्ट पेज है आप, नेक्स्ट पेज आपके पास कौन सा दिख रहा है आपको? नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं, उसको देखिएगा। हेडिंग पड़ी हुई है वहां पर 1.2 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम x, y, z। सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है देख लीजिए एक बार। शिखर मनी, पेज नंबर 6। यस सर, मिल गया जी, उसमें लिखा हुआ है 1.1, आर्टिकल नंबर 1.1 में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन ब्रैकेट x, y एंड z। तो ये आपको बता रहा है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। यहाँ पर नोट्स में देखिएगा तो रिप्रेजेंट करने के लिए 3 वेरिएबल यूज करने हैं, एक x है, एक y है, एक z है। और x, y और z की हम क्या क्या वैल्यूज, यानी लिमिट क्या है, क्या क्या वैल्यूज हम चूज कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर लिमिट लिखी हुई है। तो x वैल्यू हम लोग -∞ से लेके +∞ में कुछ भी चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम y कोऑर्डिनेट की वैल्यू को -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी चूज कर सकते हैं, और z कोऑर्डिनेट की वैल्यू को भी हम लोग -∞ से लेके +∞ के बीच में कोई भी वैल्यू को चूज कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर किसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी वेक्टर को, तो उसी में देखिएगा लिखा हुआ है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, हम यहाँ पर एक वेक्टर ले लेते हैं ए, वेक्टर ए। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा नोट्स में, तो नोट्स में आपको वेक्टर ए जो लिखा हुआ है वो बोल्ड लिखा हुआ है। तो बेसिकली आप, जैसे हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग कॉपी में या बोर्ड में लिखते हैं वेक्टर, तो हम लोग उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं या उसके नीचे एक बार लगा देते हैं, जो भी अल्फाबेट लिखते हैं उसके ऊपर या नीचे पे बार लगा देते हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने दूसरा तरीका, ये तरीके हैं अलग अलग वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तरीके। तो जैसे कि यहाँ पर इस बुक के अंदर आपको जो लेटर बोल्ड में लिखे होंगे, इसका मतलब है वो नॉर्मल लेटर्स नहीं है, वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, वैल्यू का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक बोल्ड कैपिटल ए लिखा हुआ है, और इसके बाद नीचे देखिए जो AX, AY, AZ करके लिखा हुआ है वो नॉर्मल फॉन्ट में लिखा हुआ है। तो जो बोल्ड फॉन्ट में लिखा हुआ है वो वेक्टर है, वेक्टर ए बोलेंगे इसको हम लोग। और वेक्टर ए को कार्टेशियन सिस्टम में अगर हमें लिखना है तो कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो पहले लिखा हुआ है कि पैरेंथेसिस के अंदर हम AX, AY, AZ, यानी A सबस्क्रिप्ट X, A सबस्क्रिप्ट Y, A सबस्क्रिप्ट Z ऐसे लिख दें, या फिर हम उसी वेक्टर A को AX
और फिर स्मॉल ए एक्स लिखा हुआ है, कैपिटल ए एक्स फिर स्मॉल ए एक्स प्लस कैपिटल ए वाई, फिर इसके साथ में स्मॉल ए वाई प्लस कैपिटल ए जेड, फिर उसके साथ में स्मॉल ए जेड, ऐसा करके लिखा हुआ है प्लस करके। तो ये दोनों ही तरीके हैं। तो पहला वाला जो तरीका है जिसमें पैरेंथीस के अंदर वैल्यू लिख दी है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट रिप्रेजेंटेशन। आप इसको बोल सकते हैं कंपोनेंट रिप्रेजेंटेशन है। ये खाली आपको वैल्यू बता रहा है कि एक्स डायरेक्शन में कितना वैल्यू हमें लेना है, वाई डायरेक्शन में हमें कितनी वैल्यू लेनी है, और जेड डायरेक्शन में हमें कितनी वैल्यू लेनी है। ये खाली वो वैल्यू की बात कर रहा है। लेकिन जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है जिसमें स्मॉल ए बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, स्मॉल ए सबस्क्रिप्ट एक्स, स्मॉल ए सबस्क्रिप्ट वाई, ये जो स्मॉल ए रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिट वेक्टर है। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो हम लोग को मालूम है कि किस जो भी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके साथ हम डील करते हैं उनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सारी फिजिकल क्वांटिटीज को। एक तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और दूसरा हम बोल सकते हैं कि वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो हम पूरी फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो कोई भी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कैसे क्यों बोलेंगे? स्केलर का मतलब हो गया कि उस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं है। उस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ क्या है वहां पर? सिर्फ वैल्यू है। आपको स्क्रीन में कोई पेज दिख रहा है? स्क्रीन में कोई पेज दिख रहा है आप लोगों को? शिखर मनी? ऐसा पेज तो नहीं दिख रहा व्हाट्सएप पे। अच्छा अच्छा, स्क्रीन पे जरा देखिएगा। नहीं दिखा सर। एक मिनट, मैं शेयर कर रहा हूं बस। देखिए, आप दिखा? यस सर। जी हाँ, ये वाले पेज में ही देखिएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पर एक तो यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है। एक तरीका तो पैरेंथीस के अंदर ये लिखा हुआ है ए एक्स कॉमा ए वाई कॉमा ए जेड, और दूसरा तरीका है फिर यहाँ पर हमने वैल्यू को यूनिट वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखा हुआ है। तो पहला वाला जो कैपिटल ए सबस्क्रिप्ट एक्स है, इसका मतलब है कंपोनेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन। इसका जो पूरा नाम लिखेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स डायरेक्शन। और ये जो स्मॉल ए सबस्क्रिप्ट एक्स लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। इसी तरीके से यहाँ पर जो कैपिटल ए सबस्क्रिप्ट में y लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग y डायरेक्शन। और जो स्मॉल ए बोल्ड में लिखा हुआ है, सबस्क्रिप्ट y लिखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग कंपोनेंट भी बोलते हैं, और डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिलहाल अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा पहले पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, तो वहां पर आपने जो यूनिट वेक्टर यूज किए होंगे वो हैं रिप्रेजेंटेशन आई जे के फॉर्म में आपने यूज किए होंगे। आई आपने यूज किया होगा यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जे सिंबल ये यूज किया होगा आपने यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने के सिंबल यूज किया होगा। तो फिलहाल यहाँ पर इस बुक के अंदर आपको आई जे के यूज नहीं करना है। आप आई जे के की जगह पर यहाँ पर यूज कर रहे हैं स्मॉल ए सबस्क्रिप्ट एक्स, स्मॉल ए सबस्क्रिप्ट वाई एंड स्मॉल ए सबस्क्रिप्ट जेड।
तो ये स्मॉल a का जो सिंबल है ये आपको यूनिट वेक्टर के लिए यूज करना है थ्रू आउट द बुक। तो पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं तीन वेरिएबल से x, y, z। लिमिट -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में तीनों ही की वैल्यू ले सकते हैं हम। और तरीका क्या है लिखने का, तो एक है कंपोनेंट फॉर्म में और दूसरा है यूनिट वेक्टर फॉर्म में। कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए वेक्टर को हम क्या करेंगे, कंपोनेंट की वैल्यू लिखेंगे ऑर्डर में। पहली वैल्यू x वैल्यू रिप्रेजेंट होगी, दूसरी वाली y होगी और तीसरी वाली z होगी। और यूनिट वेक्टर में भी हम ऑर्डर फॉलो करेंगे, पहला जो टर्म होगा वो x और दूसरा वाला y और तीसरा वाला z। इसके बाद जो हम लोगों को नया डिस्कस करना है आपको इसमें, इस कोर्स के अंदर, EMT कोर्स के अंदर, वो है सर्कुलर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो सर्कुलर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, अब आप बोलेंगे हम क्यों यूज करें, जब हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम है तो हम सर्कुलर कोऑर्डिनेट क्यों यूज करें। तो आप जब हम लोग यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कई सारी ऐसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं जहां पर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को अगर यूज करते हैं तो वो बड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। और ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोग फिर कार्टेशियन सिस्टम से सॉल्व नहीं करेंगे, तो उनके पास उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर हमारे पास दूसरे टूल है। उनमें से एक टूल है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी तीन वेरिएबल हमको एज्यूम करने हैं, लेकिन यहाँ पर जो तीन वेरिएबल हैं वो थोड़ा अलग हो जाएंगे। पहला वाला वेरिएबल इसको हम बोलेंगे रो, दूसरे वाले को बोलेंगे फाई और तीसरे वाले वेरिएबल को हम बोलेंगे z। तो रो फाई z सिस्टम इसको हम लोग बोलते हैं। इन समरी इसको हम लोग रो फाई z सिस्टम बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा रो फाई और z क्या होता है, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। विजिबल है आप लोगों को? तो circular cylindrical coordinate system is very convenient whenever we are dealing with problem having cylindrical symmetry। बेसिकली किस टाइप का हम लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना है ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि हम लोग किस तरीके की प्रॉब्लम में किस तरीके की सिमेट्री है। सिमेट्री सिलिंड्रिकल सिमेट्री है या फिर कार्टेशियन सिमेट्री है या रेक्टेंगुलर सिमेट्री भी हम बोल सकते हैं या फिर स्फेरिकल सिमेट्री है। तो अगर किसी प्रॉब्लम में सिलिंड्रिकल सिमेट्री है तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही यूज करेंगे, तभी वो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकेगी। और अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर स्फेरिकल सिमेट्री है तो फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही यूज करना होगा। तो फिलहाल सिलिंड्रिकल सिस्टम पे आते हैं। तो अगर कोई पॉइंट P है स्पेस के अंदर और उस पॉइंट P को हम की पोजीशन को हमें जो है वो डिफाइन करना है विद द हेल्प ऑफ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर तरीका दिया हुआ है। तो कोई पॉइंट P देखिए डायग्राम में बहुत क्लियरली मेंशन है। एक पॉइंट P लिया है, ये है पॉइंट P। और एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि जब कभी भी हम किसी और सिस्टम की बात करेंगे, मतलब सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल सिस्टम की बात करेंगे, तो उस पोजीशन को दिखाने के लिए भी हम लोग डायग्राम में रेफरेंस जो बनाएंगे, रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बनाएंगे वो कार्टेशियन ही बनाएंगे। तो आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है कि हमने तीन एक्सिस यहाँ पर मेंशन करी हैं। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है और ये वाली जेड एक्सिस है। ये तीन एक्सिस हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करी हैं। खासियत ये रहेगी ये तीनों ही एक्सिस जो हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहेंगी। और
इसीलिए इसको ऑर्थोगोनल सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पर कोई पॉइंट P लिया हुआ है और उसको हमें रिप्रेजेंट करना है इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर P पॉइंट से एक नॉर्मल या परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, एक z एक्सिस पे ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, और एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे बिल्कुल उसके नीचे, जो कि XY प्लेन पर किसी पॉइंट पर जाएगा। XY प्लेन पर ये यहां पर एक पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट। तो यहां पर किसी पॉइंट पे जाके ये परपेंडिकुलर मिलेगा। तो यहां पर हम इसको मिला लेंगे, ये परपेंडिकुलर z एक्सिस वाला जो लाइन है इसको मिलाया और इसको मिलाया, तो ये एक शेप बन गया, रेक्टेंगुलर शेप। अब z एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए और z एक्सिस वाला जो पॉइंट है उसको सेंटर मानते हुए आप एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो यहां पर सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर z एक्सिस पर है और जिसकी रेडियस z एक्सिस से पॉइंट P की दूरी के बराबर है, और उस रेडियस को हम लोग यहां पर लिख रहे हैं रो। तो बेसिकली जब हमने ये सर्कल ड्रॉ किया तो हम क्या करेंगे, यहां पर सिलेंडर फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो सर्कल ड्रॉ कर दिया और यहां से हमने फिर ऊपर वाले सर्कल से एक लाइन नीचे की तरफ x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए नीचे भी एक सर्कल हमने डिजाइन कर दिया, और उस सर्कल का रेडियस ऊपर वाले सर्कल के रेडियस के ही बराबर है, और नीचे वाले सर्कल का जो सेंटर है वो भी z एक्सिस पर है लेकिन ओरिजिन पे। तो एक सर्कल यहाँ पर आपको जो फिगर में डायग्राम में दिख रहा है वो सर्कल का एक 1/4 पार्ट दिख रहा है। तो ये बताना चाहते हैं कि हमने एक सर्कल डिजाइन कर दिया है। सर्कल का रेडियस वो हमने लिया है पॉइंट P और z एक्सिस के बीच की दूरी को, और सेंटर हमने लिया है z एक्सिस पर पॉइंट को। तो जो सर्कल जो सिलेंडर बना है उसका रेडियस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वेरिएबल रो से, और जो सिलेंडर है इस सिलेंडर का जो हाइट है उसको हम z एक्स वेरिएबल से यूज करेंगे हाइट को। और यहां पर ये जो रेडियस हमने बनाई है ऊपर वाले सर्कल की रेडियस, और यहां पर ये नीचे वाले सर्कल की रेडियस, तो ये जो सेक्शन है ये सेक्शन का x एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है वो एंगल हम लोग बोलेंगे फाई। तो बेसिकली अगर हम यहां पर बात करें रो फाई z में, तो आप देखेंगे कि यहां पर हमें दो लेंथ लेनी है और एक एंगल लेना है। दो लेंथ है, पहली वाली लेंथ है और आखिरी वाली लेंथ है। रो जो है वो यहाँ पर लेंथ है और z भी यहाँ पर लेंथ है, और बीच वाला जो वेरिएबल है फाई ये एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रो है उसको हम लोग बोलेंगे सिलेंडर का रेडियस। फाई जो है वो सेक्शन जो बन रहा है, ये सेक्शन जो बन रहा है इस सेक्शन का x एक्सिस के साथ जो भी एंगल है वो है फाई, और जो सिलेंडर की हाइट है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे z एक्सिस से। तो यहां पर लिखा भी है अ पॉइंट P in cylindrical coordinate is represented as rho phi z and is shown in the figure. Observe figure 1.1 closely and note how we define each space variable. Rho is the radius of the cylinder passing through the P or the radial distance from the z axis. Phi, called the azimuthal angle, is measured from the x axis in the xy plane, and z is the same as in the Cartesian system. तो बोल रहा है z की वही डेफिनेशन है जो कार्टेशियन सिस्टम में z ले रहे थे। तो ये तीनों वेरिएबल का जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, हम कहां से कौन सी वैल्यू को चूज करें, मतलब क्या क्या वैल्यू ये हो सकती हैं। रो की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, फाई की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, और जेड की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, ये उसके बाद नीचे लिखा हुआ है। तो देखिए किसी भी सिलेंडर का रेडियस मिनिमम 0 हो सकता है,
किसी भी सिलेंडर का रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो जीरो मिनिमम हो सकता है। तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है रो की वो जीरो होगी और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी। तो ध्यान हमें ये रखना है कि रो के साथ जो मिनिमम वैल्यू है वहां पर इक्वलिटी का साइन भी लगा हुआ है, क्योंकि रो जीरो हो सकता है, इसलिए रो जो है वो जीरो पर इक्वलिटी भी शो करेगा। इन्फिनिटी के साथ इक्वलिटी का कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से जो एंगल है फाई, ये फाई एंगल जो है ये आपका आप अगर इसमें डायग्राम में देखिएगा तो जो नीचे वाला जो 1/4 सर्कल बना हुआ है उसमें एक लाइन का कितना एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो है फाई। तो वो मिनिमम कितना बन सकता है, वो 0 बन सकता है, और मैक्सिमम कितना बन सकता है, 2 पाई बन सकता है। और 0 और 2 पाई दोनों ही एंगल पर यहाँ पर 0 पर देखिएगा, 0 पर यहाँ पर इक्वलिटी शो करेगा, 2 पाई पर नहीं करेगा। बिकॉज अगर 2 पाई पर इक्वलिटी कर देंगे तो बेसिकली 2 पाई जो है इट इज इक्वल टू 0। तो अगर आप साइन 0 की वैल्यू को देखिए तो इट इज 0, एंड साइन 2 पाई की वैल्यू को देखिए तब भी इट इज 0। तो 0 एंड 2 पाई ये दोनों जो पोजीशन अगर हम बनाते हैं डायग्राम के अंदर, सर्कल में अगर हम बनाते हैं 0 और 2 पाई, तो वो एक ही पॉइंट पर जाएंगे। तो इसलिए 2 पाई जो है उस पर हम लोग इक्वलिटी नहीं लगाएंगे, 2 पाई से थोड़ा कम ऐसा बोलेंगे हम लोग। तो फाई जो है वो 2 पाई के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 पाई का मतलब 0 ही होता है। तो 2 पाई से कम रहेगा, लेकिन फाई के बराबर या फाई से बड़ा होगा, सॉरी 0 से बराबर या 0 के से बड़ा होगा फाई की वैल्यू। और z की जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हम ले सकते हैं। तो ये इसकी लिमिटिंग वैल्यूज हो गई। अब देखिएगा यहाँ पर किसी भी सिलेंड्रिकल सिस्टम में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के यहाँ पर भी दो तरीके हैं। एक है कंपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, और दूसरा है उसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो उसी में नीचे लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये पहला वाला जो पार्ट है ये कंपोनेंट के फॉर्म में आपको लिखा हुआ है, और ये दूसरा वाला पार्ट में जो है ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो कंपोनेंट का जो सिंबल यहाँ पर यूज किया है उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है रो फाई जेड, इसलिए यहाँ पर जो कंपोनेंट लिखा हुआ है पहला लिखा हुआ है ए रो, कैपिटल ए के साथ में सबस्क्रिप्ट लगाया है रो का। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट जो लिखा हुआ है वो लिखा है कैपिटल ए के साथ सबस्क्रिप्ट फाई, और फिर तीसरा लिखा हुआ है कैपिटल ए के साथ सबस्क्रिप्ट जेड। तो ये पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा लगा के हम लोग लिखेंगे। तो ये एक तरीका हो गया किसी भी वेक्टर को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका हो गया कि अगर हम वहां पर कंपोनेंट और यूनिट वेक्टर दोनों दिखाएं तो लिखने का तरीका सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कैपिटल ए वाला जो पार्ट है वो कंपोनेंट या वैल्यू को शो करेगा, और स्मॉल ए वाला पार्ट वो यूनिट वेक्टर को शो करेगा। तो कैपिटल ए रो, स्मॉल ए रो। स्मॉल ए वाले पार्ट को बोल्ड लेटर में लिखा है बिकॉज इट इज अ यूनिट वेक्टर, और वेक्टर को हम इस पूरी बुक के अंदर बोल्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्मॉल ए को बोल्ड लिखा हुआ है, स्मॉल ए का मतलब यूनिट है और बोल्ड का मतलब है वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर है ये। और प्लस करके लिखा है ए फाई, और फिर प्लस करके लिखा हुआ है ए जेड। तो दो रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पर भी देखे, एक रिप्रेजेंटेशन जिसपे सिर्फ कंपोनेंट रहेगा, और दूसरा जो तरीका है रिप्रेजेंटेशन का उसमें कंपोनेंट के साथ में यूनिट वेक्टर भी शो हो रहा है। पहले तो बताइए आप, जो जितनी बात करी वो सुना आप लोगों ने कि नहीं? ललित, मेरी आवाज सर सुना। हाँ, शिखर मनी आवाज आ रही मेरी? शिखर, श्रेयांश, आ रही है सर। मुस्कान, मुस्कान, रश्मिपाल, रश्मि, हेलो सर, आ रही है आवाज।
ठीक है, तो अब देखिएगा, तो यहां पर एक चीज जो हम लोगों ने गौर करी वो ये कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को बताने के लिए भी जो रेफरेंस लिया गया है डायग्राम में, वो पहले आपने एक्स वाई जेड सिस्टम बनाया है। एक्स वाई जेड सिस्टम का मतलब आपने कार्टेशियन सिस्टम को रेफरेंस लेकर ही सिलिंड्रिकल सिस्टम को समझाया है। इसका मतलब है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन सिस्टम एंड सिलिंड्रिकल सिस्टम। तो अब हम लोग बात करेंगे कि वो रिलेशनशिप क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में। ठीक, वो रिलेशनशिप पे जाने से पहले यहां पर अगर हमें मैग्नीट्यूड लिखना है, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन मतलब यूज किया है हम लोगों ने कार्टेशियन सिस्टम, यानी हमने वहां पर कैपिटल ए सबस्क्रिप्ट एक्स, कैपिटल ए सबस्क्रिप्ट वाई एंड कैपिटल ए सबस्क्रिप्ट जेड ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो आपको मालूम है हम कैसे लिखते हैं, अंडर रूट फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर हम उस मैग्नीट्यूड को लिखना चाहते हैं इसमें क्या बोलते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये देखिएगा स्क्रीन में दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर्ड है, ब्लर्ड दिख रहा है सबको? श्रेयांश, शिखर मणि, ब्लर है, क्लियर है कि ब्लर्ड है? ब्लर है सर, काफी ज्यादा ब्लर है, ब्लर है, बिल्कुल रीड नहीं है, बिल्कुल नहीं, रीडेबल नहीं है। तो इसको व्हाट्सएप में आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो उसमें देखिएगा पेज नंबर 7 है, उसी का नेक्स्ट पेज है। इसमें आपको मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका, और लिखने का तरीका देखिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में लिखते हैं, अंडर रूट ए रो स्क्वायर प्लस ए फाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ए रो स्क्वायर जैसे हम लोग वहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर लिखते हैं अंडर रूट के अंदर में, उसी तरीके से यहाँ पर अंडर रूट में हमने ए रो स्क्वायर प्लस ए फाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर लिख देना है। दूसरा, कार्टेशियन सिस्टम में जब हम लोग यूज करते हैं डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, जब हम लोग यूज करते हैं तो वहां पर जब
दो सेम यूनिट वेक्टर लेते हैं तो दो सेम यूनिट वेक्टर के बीच में जो डॉट की वैल्यू है वो 1 होती है, और दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर के डॉट की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर भी दो सेम टाइप के यूनिट वेक्टर है, उनके बीच में जो डॉट होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, और दो डिफरेंट टाइप के यूनिट वेक्टर है उनके बीच का जो डॉट होगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पर ए रो डॉट ए रो, ए फाई डॉट ए फाई, ए जेड डॉट ए जेड ये 1 होगा, और ए रो डॉट ए फाई डॉट ए जेड डॉट ए रो ये 0 होगा। इसी तरीके से जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो दो सेम यूनिट वेक्टर के बीच का जो क्रॉस है वो 0 होता है। यानी अगर हम लिखेंगे आई क्रॉस आई तो वो 0 होगा, जे क्रॉस जे वो 0 होगा। तो यहाँ पर भी ए रो क्रॉस ए रो ये 0 होगा, ए फाई क्रॉस ए फाई 0 होगा, ए जेड क्रॉस ए जेड ये 0 होगा। लेकिन जब हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर यूज करते हैं और क्रॉस करते हैं तो इट गिव्स सम वैल्यू, और वो वैल्यू के लिए हम लोग, अगर आपको याद हो तो एक छोटा सा ट्रिक यूज करते थे जहां पर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में आई जे के लिख देते थे और फिर एरो बना लेते थे, आई से जे से के और के से आई। मतलब अगर हम ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं आई जे के तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर हम अपोजिट ऑर्डर में मूव कर रहे होते हैं तो वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। जैसे आई क्रॉस जे लिखते हैं तो प्लस के होता है, लेकिन अगर हम जे क्रॉस आई लिखेंगे तो माइनस के लिख देंगे। तो बिल्कुल वही पैटर्न यहाँ पर भी रो फाई जेड सिस्टम में भी यूज होगा। ए रो क्रॉस ए फाई लिखेंगे तो ए जेड होगा, लेकिन अगर हम ए फाई क्रॉस ए रो लिख देंगे तो इट इज माइनस ऑफ ए जेड। तो लिखने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है, वैल्यूज जो आ रही हैं बिल्कुल उसी तरीके से आ रही हैं। जो मेन हमारा फोकस है वो है कि कार्टेशियन सिस्टम और सिलिंड्रिकल सिस्टम के बीच में रिलेशन क्या है। तो वो रिलेशन देखिए इक्वेशन नंबर 1.7 में, पेज नंबर 7 में इक्वेशन नंबर 1.17 जो है उसमें आपको वो रिलेशन दिया हुआ है कार्टेशियन सिस्टम और सिलिंड्रिकल सिस्टम के बीच में। तो सिलिंड्रिकल सिस्टम का जो वेरिएबल रो है उसकी वैल्यू होती है √x² + y²। सिलिंड्रिकल सिस्टम का जो दूसरा वेरिएबल है दैट इज फाई, उसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स y/x, और z के ही बराबर होता है। तो ये बेसिक, अगर हम चाहते हैं कि x की वैल्यू रो फाई के टर्म में क्या होगी तो उसके लिए इक्वेशन आपको नेक्स्ट देखनी पड़ेगी विच इज इक्वेशन नंबर 1.8, और उस 1.8 इक्वेशन में देखिए x की वैल्यू रो कॉस फाई, y की वैल्यू रो साइन फाई एंड z इज इक्वल टू z। तो ये दो इक्वेशन जो हैं ये आपको रिलेशन बता रहा है XYZ और रो फाई जेड सिस्टम में आपस में कैसा रिलेशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, तो इनको हमें याद रखना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कशन रखते हैं, और नेक्स्ट टर्न से आपको हमने टाइम टेबल भेज दिया है सभी लोगों को, और जो भी आज एब्सेंट हैं उन सबको आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि अपने टाइम पे क्लास लगेगी। नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में सब जुड़े हुए हैं, सबको मिल जाएंगे, और टाइम टेबल भी सबको मिल जाएगा। तो सबको आप इन्फॉर्म कर दीजिए जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, जो कि द डे आफ्टर टुमारो है, थर्सडे को अपनी नेक्स्ट क्लास है 2 से 3 के बीच। तो नेक्स्ट क्लास में सभी लोग प्रेजेंट रहें ताकि जो भी तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते हैं, जो भी पॉसिबल तरीके हैं उससे हम लोग समझ लें, क्योंकि ये चीज़ें जो समझेगा नहीं, जो भी एब्सेंट रहेगा तो उसको बिल्कुल नहीं आएंगी। तो आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा, सभी लोग प्रेजेंट रहें, और फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे इसी में कार्टेशियन सिस्टम और सिलिंड्रिकल सिस्टम, और उसके अलावा एक तीसरा स्फेरिकल सिस्टम, आपस में क्या रिलेशंस हैं इन सिस्टम्स के बीच में, और क्या क्या किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।